हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज। सो टू स्मॉल मैसेज। फर्स्ट वन की जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिवीजन वीडियो है जो कि लाइव क्लासेस मैंने लिया था पेड कोर्स के अंदर। सो इसमें हर एक यूनिट के अंदर दो दो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि यूनिट सेकंड है, यूनिट 5, यूनिट 9 और यूनिट 10। चारों यूनिट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे क्वेश्चन से या सिलेबस से, उनको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और अगर आपको इसको देखने में टाइम लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5x कर लीजिए, सो दैट आप जल्दी कवर कर सकते हैं। ओके, बिकॉज 2-2 घंटे की वीडियो है तो इट विल टेक सम टाइम। सो आप इसको जरूर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं एग्जाम के लिए। दूसरा है कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है जून एग्ज़ाम के लिए, जो जनवरी से जून तक चलेगा। जून में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप ज़रूर उनको शेयर कर सकते हैं सो दैट दे कैन ज्वाइन दैट कोर्स। थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग फ्रॉम दी सोशल डिफेंस। देखिए एग्ज़ाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसको हमको अच्छे से समझ लेना है। क्या होता है सोशल डिफेंस? बताइए। से डिफेंस करना मतलब सोशल इविल से, सोशल प्रॉब्लम से। ओके, सो बेसिकली सोशल डिफेंस आपका एक नॉन वायलेंट वे है, दैट इज़ अल्टरनेटिव टू द मिलिट्री डिफेंस। मिलिट्री डिफेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी स्ट्रिक्ट लॉ है उनको फॉलो किया जाता है और प्यूनिटिव मेजर लिए जाते हैं। अगर किसी के द्वारा कोई क्राइम किया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार का क्राइम है उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। ओके, तो बहुत ही जो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको इंश्योर करना और बहुत ही डिसिप्लिन वे में एक्शन लेना अगेंस्ट द क्रिमिनल। ठीक है, दैट इज़ दी मिलिट्री डिफेंस। तो इसका एक आपका एक अल्टरनेटिव तरीका है, नॉन वायलेंट तरीका है, जिसके माध्यम से फोकस किया जाता है कि जो भी मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है या कोई क्रिमिनल है उसको किस प्रकार से हम रिहेबिलिटेट कर पाएँ, रीइंटीग्रेट कर पाएँ सोसाइटी के अंदर विद दिस नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव। इसको अडोप्ट किया गया 1948 में बाय द यूनाइटेड नेशन। ओके, तो सोशल डिफेंस बेसिकली कंसर्न करता है उन सभी इशू को, स्पेशली जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है। मार्जिनलाइज का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बूढ़े लोग हैं, ठीक है, वीमन है, या जो बैगर्स होते हैं, गरीब लोग हैं, जो कि किसी प्रकार से अफेक्टेड, HIV एड्स अफेक्टेड, ठीक है, या फिर जेल में जो कैदी होते हैं, प्रिजनर्स हैं, ट्रांसजेंडर है, ये सभी मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं। ओके, तो इनके जो भी कंसर्न है उससे डील करता है सोशल डिफेंस। ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उनकी हेल्प करना ऑर्गेनाइज तरीके से बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी एजेंसी। कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है या फिर प्राइवेट एजेंसी हो सकती है, सिविल सोसाइटी है। इन सभी के माध्यम से एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उनको हेल्प करना, उनको मदद करना, उनको सपोर्ट एंड केयर प्रोवाइड कराना, दैट इज़ दी सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस के जो जितने इशू हैं वो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, लिस्ट आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि ड्रग अब्यूज़, ओल्ड एज के जो कंसर्न होते हैं वो भी सोशल डिफेंस के माध्यम से एड्रेस किए जाते हैं। बैगरी, HIV एड्स, ट्रैफिकिंग के केसेस हैं वो भी हैंडल किए जाते हैं। प्रोविजन सर्विसेज एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है तो ये आपको याद रहना चाहिए। प्रिजनर्स, जो कैदी हैं प्रिजन में, ट्रांसजेंडर, these are the issue which is tackled by the social defense। ठीक है, सोशल डिफेंस का जो फोकस होता है कि कोई भी क्रिमिनल, किसी के द्वारा कोई क्राइम किया गया है, ओके, तो बजाय उसको पनिश करना, वी हैव टू फोकस ऑन द अल्टरनेटिव वे कि किस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको।
So that is based on the Gandhian principle. That is hate the sin, कि जो अपराध किया गया है उसको आप हेट कर सकते हैं, नॉट अ सिनर। सिनर मतलब अपराधी हो गया, अपराधी को हेट न करना, जबकि उसके द्वारा जो कृत किया गया है, जो कार्य किया गया है, उस अपराध को हेट कर सकते हैं। सो दैट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी। सो अगर इसका थोड़ा हिस्टोरिकल डायमेंशन को देखें, शुरुआत आपकी सोशल डिफेंस की उसी प्रकार से होती है जैसे कि मिलिट्री डिफेंस था। तो पहले ये टर्म नहीं थी, पहले मिलिट्री डिफेंस के तरीके से ही जो भी इश्यूज उनको हैंडल किया जाता था, या जो क्रिमिनल लॉ हुआ करते थे उनको फॉलो किया जाता था टू टैकल क्रिमिनल इश्यूज। जो भी मेजर लिए जाते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन, कि जिसके किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई गलत काम किया गया है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर लिया जाएगा। दैट इज स्टार्टिंग वी कैन से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। देन इसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वार इरा, फिर जो है ये मूवमेंट में बदलाव आया, चेंज आया बोल सकते हैं, शिफ्ट हुआ टुवार्ड्स प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंशन पे फोकस करना, एंड कम्युनिटी वेलफेयर। ओके, इसका मतलब है कि जो भी जिसके द्वारा क्राइम किया गया है, जो ऑफेंडर है, उसको हम कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंशन मेजर ले सकते हैं, जैसे कि रिहेबिलिटेट करना, एजुकेट करना, उनको शिक्षा देना, उनको स्किल प्रोवाइड कराना। ओके, सो दैट कि दोबारा से सोसाइटी में बेहतर तरीके से वो जी पाएँ ज़िंदगी। तो यह हुआ आपका पोस्ट वर्ल्ड वार इरा के टाइम पे। और अगर हम अभी बात करें इन द मॉडर्न टाइम, नाउ वी फोकस मोर ऑन द प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर मतलब होता है पहले से हम लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है, कम्युनिटी इंगेजमेंट के माध्यम से। या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाती है इस प्रकार की, जो कि फोकस करती है कि जो रूट कॉज है उसको हम कैसे एड्रेस कर सकें। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटी ड्रग कैंपेन चलाया जाता है सरकार के द्वारा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, जो भी यूथ इन्वॉल्व है इसमें उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, सो दैट कि वो उसको छोड़ पाएँ। तो ये क्या है, आपका एक प्रिवेंटिव मेजर है। दूसरा मेजर होता है आपका रिहेबिलिटेशन का, या रीइंटीग्रेशन साथ साथ में, कि जो ऑफेंडर हैं, जो क्रिमिनल हैं, और जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है हमारे समाज की, ओके, उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना। वेरियस स्कीम, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि रोज़गार को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, स्किल प्रोवाइड कराना, और कई प्रकार से उनकी हेल्प करना, मदद करना, जो कि वास्तविक ज़रूरत है, सो दैट दे कैन रीइंटीग्रेट इन द सोसाइटी और वो रिहेबिलिटेट हो पाएँ। तीसरा होता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ओके, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट के एजेंसी या एनजीओ जो होते हैं वो स्किल प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को, ताकि उनको रोज़गार मिल पाए। ओके, और उनको दोबारा से जो है स्किल देना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना उनके लिए, सो दैट कि दे विल इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटी लाइवलीहुड के लिए, एंड जो भी वो क्राइम करते हैं वो उसको छोड़ पाएँ, या जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो दोबारा से जो है स्किल के माध्यम से रोज़गार प्राप्त कर पाए। तो दिस इज़ द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सो ये कुछ आपके मेजर लिए जाते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से या अदर एजेंसी के माध्यम से टू एड्रेस दी ब्रॉडर सोशल इशू सिस्टमेटिकली, जिसकी जो सिस्टमेटिक फैक्टर की वजह से जो भी क्राइम कर रहा है, या जो गरीब है, या जो वनरेबल है, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, बाय दिस वेरियस मेजर। क्लियर? जी सर। ठीक है। यस। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये कब बनाया गया? ओरिजिनली इसका अगर नाम था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शन सर्विसेज, ठीक है। 1961 में इसको बनाया गया। दैट इज़ कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, उस टाइम पे किस मिनिस्ट्री के अंदर थी? होम अफेयर। क्लियर। फिर बाद में 1975 के बाद ये इंस्टीट्यूट आपका अंडर आ गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। अभी प्रेजेंट टाइम में जो NISD है, दैट इज़ ऑटोनमस बॉडी, इसी मिनिस्ट्री के अंदर। इसका काम क्या होता है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ NISD? इसका काम होता है रिसर्च करना ऑन दी सोशल डिफेंस, कि जो भी सोशल डिफेंस के इश्यू है उनको लेकर के रिसर्च करना, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करना, कोलैबोरेट करना विद द वेरियस स्टेक होल्डर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, अदर एजेंसी है, NGOs हैं, और बाकी डिफरेंट एजेंसी हो सकती है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन करना, उसके लिए सोशल डिफेंस के जो भी एरिया है उनको लेकर के रिसर्च करना, और कई प्रकार की स्कीम्स प्रोग्राम जो लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से उनको रेगुलेट करना, उनको देखना, और वेरियस प्रोग्राम टूल्स जनरेट करना, बनाना, इन सभी इशू को एड्रेस करने के लिए जो कि सोशल डिफेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। पॉलिसी रिकमेंडेशन देना, ट्रेनिंग वगैरह देना, जैसे कि NGO वगैरह हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, सो दैट कि वो अवेयरनेस कैंप पे चला सकें, या किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लोगों तक पहुंच पाए। कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। सर ये 1975 मिनिस्ट्री का नाम बोल दीजिए ना एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अभी भी उसी के अंडर है, ठीक है। ये 1975 में हुआ था, अभी भी प्रेजेंट टाइम में ऑटोनमस बॉडी बन गया, लेकिन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सेम सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। स्टार्टिंग जब हुआ था तब वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंदर था, सॉरी नहीं, होम अफेयर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जी सर। ठीक है, स्टार्टिंग में। इसके बाद फ्रेंचाइज में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, 1964 में जो है ये, जब उसका नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शन सर्विसेज था, उस टाइम पे दैट कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। स्टार्टिंग हुआ 1961 में जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर, उसका 1964 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, देन लेटर 1975 में अगेन आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, उसके बाद उसी के अंडर है अभी, ठीक है। 2-3 डेट याद रखना कि स्टार्ट कब हुआ है, और अभी प्रेजेंट टाइम में वो जो है एक ऑटोनमस बॉडी है। क्लियर। ये 2-3 डेट आपको ध्यान रखना है, ये वाला 1961, 1964, ओके। पहले नाम क्या था वो भी ध्यान रखना है, इनकेस एग्ज़ाम में आएगा तो आपको गलती नहीं करनी है। क्लियर। और NISD का फंक्शन क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? बताइए। एक ऐसा सिस्टम जिसका काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ओके, और क्राइम को कंट्रोल करना। इसके अंदर आपके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। जैसे पहला आपका है लॉ एनफोर्समेंट बॉडी, दैट इज एक्टेड बाय द पुलिस। पुलिस का काम होता है कि जो है जो भी किसी ने क्राइम किया है तो उसके रिगार्डिंग जो है एविडेंस कलेक्ट करना, उसको अरेस्ट करना,
ओके, और कोर्ट तक पहुंचाना, ये पुलिस का लॉ एनफोर्समेंट वही काम होता है। उसके बाद दूसरा आता है आपका प्रोसिक्यूटर, तीसरा है डिफेंस लॉयर। ओके, प्रोसिक्यूटर मतलब होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील होता है, दैट इज द प्रोसिक्यूटर। गवर्नमेंट या सिंपल बोलें स्टेट की तरफ से। और जो डिफेंस लॉयर होता है वो एक्यूज को डिफेंड करता है, जिसके द्वारा क्राइम किया गया नहीं किया गया उसको जो है डिफेंड करेगा, उसकी तरफ से केस लड़ता है। फोर्थ आता है आपका कोर्ट। कोर्ट का काम होता है कि फाइनल वर्डिक्ट देना केस को सुन करके। और लास्ट में जो है फिफ्थ आएगा करेक्शन हाउस। जो भी कन्विक्टेड ऑफेंडर होगा फाइनली दैट विल सेंड टू द जेल। दीज आर द करेक्शन हाउसेस। तो ये आपकी क्रिमिनल जैसे सिस्टम की डिफरेंट बॉडी है जो कि वर्क करती हैं सो दैट कि सोसाइटी के अंदर जो है क्राइम कंट्रोल हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। यहाँ तक क्लियर? जी सर। नेक्स्ट है प्रोविजन। हु इज द फादर ऑफ प्रोविजन? जॉन अगस्टस। व्हाट इज द प्रोविजन? सर अच्छे कार्य के लिए जो रिहाई देते हैं ना, मतलब जैसे आपका बिहेवियर जेल में अच्छा है तो उसके लिए आपको रिहाई वगैरह देते हैं। ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरोल? पेरोल क्या है? सर पैरोल जो पहले से काट रहे हैं ना सजा, उनके लिए होता है और वो उनको हम्म। तो अगर पेरोल जो लोग ऑलरेडी पहले से रहते हैं जेल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको 10 साल का सज़ा मिला हुआ है, तो उन्होंने अगर 5 साल 6 साल काट लिया है, उसके बाद उनका साथ साथ देखा जाता है कि अगर उनका बिहेवियर अच्छा रहा है जेल के अंदर, किसी प्रकार का उन्होंने जो है गलत काम नहीं किया, रिहैबिलिटेट सही तरीके से हुए, जो काम बोला गया उसको किया, तो उनको पेरोल मिलता है। और जो प्रोविज़न जो होता है, प्रोविज़न मिलता है उन सभी लोगों को जो कि कम्युनिटी के अंदर रह सकते हैं। मतलब अगर उनके द्वारा कोई छोटा मोटा क्राइम किया गया, पहली बार क्राइम किया गया, पिटी क्राइम है, जैसे कि चोरी कर लिया है, किसी की जेब काट ली, अब इसके लिए उनको जेल में नहीं रखा जाएगा। मतलब ऐसे क्राइम जो कि छोटे क्राइम हैं या नॉन वायलेंट, किसी प्रकार का किसी की हत्या नहीं की है, तो ऐसे केसेस में मर्डर नहीं किया है, तो उनको प्रोविज़न पे छोड़ दिया जाता है कि वो इंडिविजुअल्स मतलब हाँ सुधरने का मौका देते हैं। हाँ, प्रोविज़न का मतलब होता है कि एक काइंड ऑफ अल्टरनेटिव टू दी जेल, कि जेल में नहीं रखा जाएगा, दे कैन अगेन गो मतलब कम्युनिटी में रह सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। ओके, उसको बोलते हैं प्रोविज़न। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर व्यक्ति अपनी कम्युनिटी में अपने घर पर रह सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी उसी केस में जब उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, बहुत बड़ा क्राइम, छोटे मोटे क्राइम किए हैं और पहली बार किया है इस प्रकार का, या बार बार करेगा तो ऑफकोर्स जेल भेजेगा। लेकिन अगर एक पहली बार क्राइम किया है या कोई छोटा मोटा क्राइम है, से किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची कम्युनिटी को या किसी व्यक्ति को, तो उसमें उसको प्रोविज़न रखा जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको कंडीशंस होती हैं दैट हैव टू फॉलो। उस व्यक्ति के द्वारा रेगुलर जो है जो प्रोविज़न ऑफिसर होगा उसको विजिट करना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, और ड्रग टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी करने पड़ेंगे। और आप कम्युनिटी छोड़ के नहीं जा सकते, कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, या इस प्रकार के लोगों से नहीं मिल सकते जो कि किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। समझ में आ गया? जी सर। पेरोल का मतलब होता है कि जो फुल सेंटेंस अगर किसी को 10 साल की है तो कुछ समय तक वो जेल में रहेगा, उसके बाद उसको पेरोल पे छोड़ा जा सकता है। ओके, कि बची हुई जो समय वो अपना दोबारा, बिकॉज उसका अच्छा बिहेवियर रहा है, उसने सही तरीके से बिहेव किया जेल के अंदर रह करके, किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया, तो फिर वो उसको पेरोल पे छोड़ा जा सकता है। बट अगेन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं दैट दे हैव टू फॉलो। अच्छा, ये जो प्रोविज़न है किसके द्वारा दिया जाता है? ये न्यायालय के द्वारा। हाँ, कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जेल गया ही नहीं वो ना, जेल में जाएगा तब तो वहाँ की जो कमेटी होगी
बॉडी होगी वो उसको देगी। ये क्योंकि चूँकि यहाँ कोर्ट का ही केस है, तो कोर्ट में जो जज होता है कोर्ट के द्वारा ही उसको प्रोविज़न दिया जाता है। और पेरोल पुलिस के द्वारा। नहीं, पुलिस के द्वारा नहीं। पेरोल मतलब चूँकि वो ऑलरेडी जेल में है ना अभी, तो जेल में जो कमेटी होती है, जो बॉडी होगी वहाँ की, उसके द्वारा पेरोल दिया जाएगा। वो देगी। रोल रोल तो पुलिस का होता है ना सर? नहीं, पेरोल पुलिस मतलब पुलिस को नहीं, वैसे वो टर्म सही नहीं है पुलिस, क्योंकि जब जेल में होते हैं ना, तो जेल में जो बॉडी होगी जो कि पेरोल देगी वो देती है, कोई एक व्यक्ति नहीं देगा। उसका देखा जाता है बिहेवियर वगैरह, तो जो बॉडी बनी होती है उसी के माध्यम से जैसे पेरोल ऑफिसर है, तो पेरोल ऑफिसर को हम पुलिस नहीं बोलते हैं, उसका सही नाम पेरोल ऑफिसर ही होता है। और बाकी जो अदर जो भी बॉडी होगी जो जिसके माध्यम से पेरोल दिया जाता है उनके द्वारा, ठीक है। अब ऑल दीज आर द पुलिस ऑफिसर एंड ऑल, बट पुलिस इज़ नॉट राइट टर्म टू से कि पेरोल पुलिस के द्वारा दी जाती है। जो पेरोल ऑफिसर होंगे और इसके अलावा जो बॉडी होगी जेल के अंदर, उसके माध्यम से उनको पेरोल दी जाती है। जी सर। क्या आएगा सर इसमें पेरोल के ऑप्शन में? पेरोल की डेफिनेट वो कुछ बोल सकते हैं, सेंटेंस देंगे, पूछ लेंगे क्या है, प्रोविजन है कि पेरोल है, या पेरोल को लेकर के पूछ सकते हैं डायरेक्टली, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ऐसे ऑप्शन देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि पेरोल की बात कर रहे हैं या प्रोविजन के। तो आपको पता रहना चाहिए कि पेरोल क्या होता है, प्रोविजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और पेरोल किसके द्वारा दिया जाता है, प्रोविजन किसके द्वारा दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन वो स्टेटमेंट में दे देंगे, ठीक है। सर अगर पेरोल किसके तो दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन हो तो आंसर में क्या? किसको दिया, हाँ उसमें ये आपको लिख देना है कि जिसने अब जो है कुछ पार्ट अपना सेंटेंस का काट लिया हो जेल के अंदर, उसको पेरोल दिया जाता है। पेरोल जेल से उसको कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, मतलब यह बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी जेल के अंदर है उसको दिया जाएगा। और आपका प्रोविज़न जो होता है, जो जेल में नहीं है, उसने क्राइम किया है, कोर्ट में गया है, कोर्ट ने उसको प्रोविज़न दे दिया, वो जेल में नहीं गया अभी। जैसे कोर्ट में प्रोविजन देते हैं, वैसे कौन पेरोल देता है वो लिखा है, क्या लिखा है? नहीं, मैंने बताया ना, पेरोल दिया जाता है आपका जेल के अंदर, जेल का जैसे सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है, उसकी जो एक बॉडी होती है जिसमें, जेल का सुपरिटेंडेंट ऐसा लिखा है। उसमें ये नहीं लिखा होगा, मतलब राइट एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें आपकी जो जेल के अंदर ही जो बॉडी सर होगी एक ना, बार पुलिस लिखा था, मतलब क्वेश्चन में मैंने देखा था ये वाला। ठीक है। पुलिस का मतलब यही पुलिस का मतलब यहाँ पर ये है कि जेल में तो जितने भी आपके ऑफिसर होंगे वो सब पुलिस ऑफिसर ही होते हैं ना, तो वो हाँ सर, ठीक है। मतलब हाँ क्वेश्चन में पूछा था हाँ, तो पुलिस आप ऐसे लिख सकते हो, पुलिस ठीक है उस हिसाब से। या अगर उसमें कोई नाम लिखा हुआ है जैसे कि आपका पेरोल ऑफिसर है या बाकी का, तो वो भी सही है, लेकिन कोर्ट नहीं मार्क करना है। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है बस। वो पुलिस ठीक है, क्योंकि पुलिस की बॉडी होती है, वो जेल पुलिस ही चला रही होती है, वहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट होता है, एसपी होता है, वही मैनेज कर रहा होता है, वो पुलिस ऑफिसर ही है, तो ऑफकोर्स उसके द्वारा ही किया जाएगा। सो वहाँ पर ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोर्ट मार्क नहीं करना है, कोर्ट आपका प्रोविजन में होगा, और पेरोल के अंदर पुलिस की बॉडी होगी या बाकी जो प्रोविजन ऑफिसर की बॉडी होती है वो उसको, सॉरी पेरोल ऑफिसर, उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? बोलिए। क्लियर, बोलिए। जी सर क्लियर है। ठीक है, Yes or no, sir? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल वर्क विथ फैमिली। सोशल वर्क विथ फैमिली का मतलब है कि फैमिली मतलब यहाँ पर आपका चाइल्ड एंड फैमिली की बात करेंगे हम, ओके। पेरेंट्स, गार्जियंस, चिल्ड्रन, उनको लेकर के सोशल वर्क किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सोशल और फैमिली। मतलब फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, और उनको टैकल करना, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए सोशल वर्कर काम करते हैं, और वो एरिया, वो स्कोप आपका कहलाता है सोशल वर्क फैमिली, ओके। सो यहाँ पर बोल सकते हैं आसान भाषा में कि फैमिली की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए
सोशल वर्कर इन्वॉल्व होते हैं ऐसे केसेस में, उसको बोलते हैं सोशल वर्क विद फैमिली केस। सोशल अब फैमिली की फंक्शनिंग क्या है, अगर फैमिली की जो है फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग होती है किसी प्रकार से, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए सोशल वर्कर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैमिली? बताइए। का फंक्शन होता है सपोर्ट करना, बच्चों को परवरिश करना। ठीक है, एजुकेशन, नर्चरिंग, केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, और द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर, किसका क्या काम होगा, किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फैमिली के अंदर, वो भी डिफाइन की जाती है। और व्यक्ति को एक घर मिल जाता है, ओके, और उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है फैमिली के माध्यम से। और फैमिली के सोर्स ऑफ सपोर्ट भी होता है, इमोशनल सपोर्ट देना, ओके, स्ट्रेंथ देना, ये सब फैमिली का। उसके अलावा फैमिली का काम होता है कल्चर को डिफ्यूज़ करना, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना कल्चर। And the person also get the identity because of family. And family is also legitimate the act of reproduction. बच्चे पैदा होते हैं, नई जनरेशन बनती है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं फैमिली के। अगर इसमें किसी प्रकार का भी डिसफंक्शनिंग आता है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए सोशल वर्कर डील करते हैं इस प्रकार के केसेस को। क्लियर? So what are the problems that generally faced by the children in the family? In family. बच्चे जो होते हैं बड़ों को देख के सीखते हैं। घर में अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा तो वही सीखेंगे। अगर मतलब झगड़ा होगा पेरेंट्स के अंदर तो वो भी उनके ऊपर इफेक्ट होता है। बिल्कुल, उनके साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ओवर प्रोटेक्टिव हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बच्चों के उनकी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो भी अफेक्ट होती है, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चों को कुछ करने नहीं देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उसको निगरानी रखते हैं, उसको माइक्रो मैनेज करते हैं बच्चों को। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट। या अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अंडर प्रोटेक्टिव बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अगर बिजी हैं लाइफ में अपना, जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ओके, और बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों के साथ, ठीक है, द केस ऑफ द निगलेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे जो है अकेलापन महसूस करेंगे, लोनलीनेस, ओके, तो उनके अंदर फीलिंग डेवलप हो जाती है, अकेले में रहते हैं, तो दैट इज़ आल्सो इम्पैक्ट देयर साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों के विकास में, ओके। और कभी कभी ये होता है कि फैमिली में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो समटाइम्स दे आल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर समटाइम्स, ओके। तो जो फेवरेटिज्म है या कंपैरिजन, ये भी पेरेंट्स कभी कभी करते हैं कि अगर एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है दूसरे को उसको लेकर के उसको बोलते हैं, है ना, तो ये बच्चे के अंदर फिर लो सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे किसी एक चीज़ में, स्पोर्ट्स में या स्टडी में या बाकी चीज़ों में, व्हेन दे कंपेयर विद द बाकी जो भी उसकी सिस्टर है, ब्रदर है, तो उनके अंदर एक भावना डेवलप हो जाती है, लो सेल्फ स्टीम डेवलप होती है बच्चों के अंदर बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म, बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे फैमिली के अंदर। क्लियर? बताइए। यस सर। नेक्स्ट है आपका फैमिली डायनामिक्स। फैमिली डायनामिक्स समझेंगे, उसके बाद समझेंगे किस प्रकार से फैमिली फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है बाय द वेरियस मॉडल। फैमिली डायनामिक्स क्या होता है, जैसे मैंने पहले कई बार डिस्कस किया है ग्रुप डायनामिक्स, ओके, उसी प्रकार से ये आपका फैमिली डायनामिक्स है। इसका मतलब होता है कि एक तरीका जिसके माध्यम से फैमिली के अंदर जो लोग हैं, फैमिली के अंदर जितने मेंबर हैं, दे आर related to each other and they are interacting with each other. ओके, इसके माध्यम से फैमिली चलती है, फैमिली फंक्शन करती है। डिफरेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, डिफरेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फैमिली डायनेमिक्स।
तो अगर फैमिली डायनामिक्स किसी प्रकार से जो डिग्री है फैमिली डायनामिक्स की अगर वो कम होती है, डिक्रीज होती है, तो फैमिली में डिसफंक्शनिंग आएगी। ओके, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ या बाकी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिसफंक्शनिंग के अंदर, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल वर्कर वेरियस मॉडल यूज करते हैं कि इन सभी मॉडल के माध्यम से या अप्रोच के माध्यम से वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिसफंक्शनिंग कंपोनेंट और द प्रॉब्लम फैक्टर इन अ फैमिली, जिसकी वजह से डिसफंक्शनिंग क्रिएट हो रही है विद इन द फैमिली। क्लियर? बोलिए। तो इन मॉडल को हम लोग समझ लेते हैं कि करके। पहला मॉडल है दैट इज द circumflex model of marital and family system। ये किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर डेविड, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डेविड ऑल्सन के द्वारा ये मॉडल दिया गया। इसके माध्यम से एग्जामिन हम कर सकते हैं फैमिली की फंक्शनिंग को, टू एग्जामिन दी फैमिली फंक्शनिंग। इनके द्वारा यहाँ पर 3 डायमेंशन दी गई कि ये 3 हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, यहाँ पर 3 डायमेंशन इनके द्वारा दी गई हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग तरीके से डायमेंशन पे हम समझ सकते हैं फैमिली फंक्शनिंग को। पहला है आपका कोहेंशन, पूरा लिखेंगे या सिंपल लिख सकते हैं, मैरिटल एंड फैमिली कोहेंशन। कोहेंशन का मतलब क्या होता है? सामंजस्य, पारिवारिक सामंजस्य। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है फैमिली के अंदर अमंग दी फैमिली मेंबर, फैमिली के अंदर जितने भी 4 या 5 मेंबर हैं उनके बीच में किस प्रकार की इमोशनल बॉन्डिंग है, कितना वो टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, पर्सनल स्पेस कितना है। ओके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कितने सभी लोग पार्टिसिपेट होते हैं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, बाकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में उसमें पेरेंट्स बच्चे सब साथ में इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये सभी चीज़ें दर्शाती हैं फैमिली के अंदर कोहेंसिवनेस को, एकजुटता को, सामंजस्य को। तो फैमिली के अंदर सामंजस्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बेहतर तरीके से फैमिली फंक्शन कर पाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर उन्होंने कोहेंशन के लेवल बताए कि इन सभी लेवल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि फैमिली के अंदर कोहेंसिवनेस है या नहीं है। 4 लेवल बताया। पहला है आपका डिसएंगेज्ड। इंगेज का मतलब होता है बहुत कम कोहेंशन है, लो लेवल ऑफ कोहेंशन, मतलब इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, दूसरा होता है आपका सेपरेटेड, इसको बोलेंगे लो टू मॉडरेट। तीसरा है आपका कनेक्टेड, इसको बोलेंगे मॉडरेट टू हाई। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग है फैमिली के अंदर, दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, सभी प्रकार से इमोशनल सपोर्ट देना, हेल्प करना, मदद करना, सभी रूपों में इन्वॉल्व होना है एक दूसरे के साथ। लास्ट है आपका इनमेस्ट, दैट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा कोहेंसिवनेस है। तो वो भी अच्छा नहीं होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन होंगे तो बाकी का हर व्यक्ति का अपनी इंडिविजुअल लाइफ होती है, तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। तो एक बेहतर कोहेंसिवनेस के लिए ये आपका इसके बीच में कहीं होना चाहिए, आपका मॉडरेट टू हाई या कनेक्टेड। ओके, तो इन सब के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि फैमिली के अंदर कोहेंसिवनेस या सामंजस्य कितना है। क्लियर? सो वी हैव टू, एज ए सोशल वर्कर वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये जो है इन दोनों के बीच में बैलेंस बना पाते हैं, सेपरेटेड एंड दी कनेक्टेड, तभी बेहतर फंक्शनिंग होगी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट है
मैरिटल एंड फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाती है, इसको बोलते हैं परिवर्तनशीलता, बदलाव, चेंजेस, कि जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें कितना फैमिली अपने आप को अडॉप्ट कर पा रही है। अडॉप्ट टू चेंज, चेंज किस में, सभी प्रकार से, रोल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और लीडरशिप में, रिलेशनशिप में। अगर किसी प्रकार का कोई भी फैमिली के अंदर क्राइसिस होता है, क्राइसिस या किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि मतलब बदलाव है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं लाइफ में, तो उनमें किसी प्रकार का बदलाव आ रहा है, क्राइसिस आ रहा है, तो उसमें किस प्रकार से जो वेरियस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें किस प्रकार से लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं या चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, द अडॉप्ट टू चेंजेस इन द रोल। ओके, जैसे फैमिली के अंदर एक व्यक्ति कमाने वाला है, तो अगर उसकी मान लीजिए जॉब चली जाती है या तबीयत ठीक नहीं है या कोई बीमारी हो जाती है, तो उनकी जगह कौन लेगा, कौन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेगा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं, अपने आप को बदल पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिस्कशन, बातचीत होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार से जो कन्फ्लिक्ट होती है वो ना रहे, और अपने आप को बदल पाए, अपने आप को चेंज कर पाए अकॉर्डिंग टू द क्राइसिस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जिस प्रकार की सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को बदलना, स्टेप करना, चेंज कर लेना अपने आप को। ओके, और जो भी हाउस होल्ड की प्रॉब्लम्स है उसको मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। किस प्रकार से अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं इन अ डिफरेंट सिचुएशन विद अ डिफरेंट रोल विद इन दी फैमिली। क्लियर है। दूसरा, तीसरा है आपका मैरिटल एंड फैमिली कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। बाकी जो दो मॉडल हम लोगों ने दो कंपोनेंट देखे, उसमें कम्युनिकेशन वाला पार्ट तो हमेशा रहेगा ही। ओके, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आपका कोहेसिवनेस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आपका फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एक दूसरे को सुनना, समझना, अंडरस्टैंड करना, एम्पैथी शो करना, ओपननेस, ये सभी के सभी आपके कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। तो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट आपके इसी सिस्टम के सरकम्प्लेक्स मॉडल के। क्लियर है तीनों। पहला हो गया कोहेसिवनेस, दूसरा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा हो गया कम्युनिकेशन। क्लियर। यस सर। ओके, दूसरा मॉडल है मैकमास्टर मॉडल ऑफ फैमिली फंक्शनिंग। बोल सकते हैं MMFF। ये मॉडल दिया गया किसके द्वारा, नाथन बी एपस्टेन, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया फैमिली फंक्शनिंग का मॉडल। तो फैमिली डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या फैमिली फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस मॉडल को यूज किया जाता है। इन्होंने कुछ डायमेंशंस बताई। इन्होंने कहा कि ये डायमेंशंस को हमको अंडरस्टैंड करना होगा। ये डायमेंशन अगर हम समझ पाते हैं तो बेसिकली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे किस प्रकार से ये सभी के सभी डायमेंशंस इम्पैक्ट करती हैं फैमिली मेम्बर की जो डायनेमिक्स है। ओके, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, किसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, किसकी वजह से डिसफंक्शनिंग हो रही है फैमिली के अंदर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज डायमेंशंस, वी हैव टू एवेल्युएट दीज डायमेंशंस। इनको अंडरस्टैंड करना होगा, तभी हम बेहतर तरीके से असेस कर सकते हैं फैमिली के अंदर फैमिली डायनेमिक्स को, फैमिली फंक्शनिंग को। पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि फैमिली के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, जो कि फैमिली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है। तो ये डायमेंशंस अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, फैमिली मेम्बर्स के बीच में इन्फॉर्मेशन थ्रू दी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी भी रूप में कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर कम्युनिकेशन पुअर होगी तो फिर जो है आपस में अगर हम बात नहीं करेंगे फैमिली के अंदर किसी प्रकार से, तो उससे कन्फ्लिक्ट और अराइज होती है। ठीक है, तो
कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरा है आपका रोल। रोल्स क्या क्या है, मतलब बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि फैमिली के अंदर किसका क्या है, किसका क्या काम है, कौन क्या काम करेगा। सो रोल जो है दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड दैट शुड बी आल्सो एडेप्टेबल। तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी प्रकार का रेजमेंट नहीं होगा जिम्मेदारी को लेकर के, डिफरेंट टास्क को लेकर के। तो ये तीसरा वाला आपका इंपॉर्टेंट डायमेंशन है टू अंडरस्टैंड द फैमिली फंक्शनिंग। नेक्स्ट है आपका अफेक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस। इसका मतलब होता है कि फैमिली की एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द नीड, फैमिली की जो भी नीड है उसमें रिस्पॉन्ड कर पाना। दैट कुड बी इमोशनल नीड, उस किसी प्रकार की, जैसे कि फैमिली के अंदर कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है, ठीक है, अच्छे मोमेंट है, खुशी का समय है या दुख का समय है, या किसी प्रकार का कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें किस प्रकार से फैमिली के मेंबर एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशनली कैसे जुड़ पाते हैं, उसको बोलते हैं द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन अ इमोशनल नीड्स जब रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फैमिली मेंबर जो है कितने इंटरेस्टेड है, द एक्सटेंट टू विच फैमिली मेंबर आर इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो मैंने पहले बताया हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है, कोइंसिवनेस होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ओवर इन्वॉल्वमेंट भी ठीक नहीं होता है और अंडर इन्वॉल्वमेंट भी ठीक नहीं होता है। सो एक बैलेंस इन्वॉल्वमेंट फैमिली के अंदर होनी चाहिए सभी एक दूसरे के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है बिहेवियरल कंट्रोल। ओके, बिहेवियर कंट्रोल का मतलब होता है कि फैमिली के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए सो दैट दे कैन सेट एंड मेंटेन दी स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, कि कब किस प्रकार का बिहेवियर दर्शाना है, दिखाना है इन डिफरेंट सेटिंग्स, लाइक इन एकेडमिक्स, ओके, इन सोशल सेटिंग्स, इन इंटरपर्सनल रिलेशन। तो इन सभी चीज़ों में इसको बोलते हैं बिहेवियर कंट्रोल। ओके, बोलिए, सभी ये डायमेंशंस आपको क्लियर है? जी सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका डिसफंक्शनिंग। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, पता समझ में आ गया होगा कि डिसफंक्शनिंग का मतलब क्या होता है। तो डिसफंक्शनिंग किस वजह से होता है, डिसफंक्शनिंग का पैटर्न हम समझना चाहें तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, अंडर इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए फैमिली के अंदर आपस में, डिसएंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि एकदम जो है कोई किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, इमोशनल विथड्रॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का ब्लेम गेम नहीं करना, क्रिटिसिज्म नहीं करना, ये सभी आपका इम्पोर्टेंट होती है। ओवर कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा फैमिली के अंदर बाकी लोगों पर, जिसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन बिहेवियर, ठीक है। अवॉइडेंस भी नहीं होना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रोल रिवर्सल की जब ज़रूरत पड़े तो कोई भी किसी का भी जिम्मेदारी उठा पाए, उसका रोल को जो निभा सके। और बोल सकते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। सो ये सभी के सभी के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि फैमिली के अंदर जो है डिसफंक्शनिंग किस प्रकार से क्रिएट होती है, किस प्रकार से प्रेवलेंट होती है, और उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं बाय दिस मॉडल। एक मॉडल और है जिसको थेरेपी मॉडल बोलते हैं, दैट इज दी स्ट्रक्चरल फैमिली मॉडल या थेरेपी मॉडल। इसमें क्या होता है कि सोशल वर्कर वो डायरेक्टली फैमिली का पार्ट बन जाता है। फैमिली का पार्ट बनने के बाद उनके जो रिलेशन है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
वो किस प्रकार से किसके साथ कैसे ऐलान होते हैं, किसके क्या रिलेशन है सबके साथ, किस टाइप के, उनको समझना, उनकी कम्युनिकेशन पैटर्न को समझना बाई बिकमिंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। उसके बाद उसको थेरेपी के माध्यम से दे हैंडल दीज डिसफंक्शनिंग रिलेशन और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के, जितने भी पॉलिसी प्रोग्राम है, पॉलिसीज़ प्रोग्राम, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं UNCRC। UNCRC के अंदर चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। चाइल्ड माने क्या, किस एज के बच्चे को हम चाइल्ड बोल सकते हैं? below the age of 40, 80, sorry. हाँ, एनी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। ओके, UNCRC में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है जो है किसी भी ह्यूमन जो कि इसकी उम्र 18 साल से कम है, दैट इज डिफाइन एज द चाइल्ड। ओके, 1989 के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रीटी को जो है साइन किया गया। इसमें सेट किए गए जो अधिकार होते हैं बच्चों के, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज अ सोशल, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट एंड कल्चरल राइट। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग उनको समझ लेते हैं, जो कि UNCRC के द्वारा आउटलाइन किए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट राइट फॉर द चिल्ड्रन। पहला आपका है सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट राइट। क्या आएगा इसमें? राइट टू लाइफ, दूसरा आपका, और देखो राइट टू लाइफ में और भी आ जाता है, जैसे कि बाकी सभी चीज़ें मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी, शेल्टर, घर होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, दैट इज़ राइट टू लाइफ के अंदर आएगा। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है ना, बच्चों की हेल्थ को ठीक करने के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा है आपका प्रोटेक्शन राइट। प्रोटेक्शन का मतलब हुआ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ abuse, any kind of exploitation, any kind of neglect, और कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी प्रैक्टिस से उनको बचाना, प्रोटेक्ट करना। जैसे कि लॉ बनाए जाते हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रोटेक्शन राइट का। तीसरा होता है आपका एजुकेशन राइट, एजुकेशन पार्टिसिपेशन राइट, कि बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, so that they can participate in various activity, cultural activity, social activity, recreational activity. क्लियर है? तो ये कुछ राइट होते हैं, एग्जाम में अगर इनकेस अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है। इंडिया के द्वारा कब रेटिफाई किया गया UNCRC के जो प्रोविज़न उनको? 1992 के अंदर इंडिया हैज़ एडॉप्टेड इन 1992। और जो भी इसके जो भी आपके प्रोविजंस थे उनको भारत सरकार ने अपने जो एक्ट थे उनमें उनको लेकर के आए। जैसे फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट 2012, चाइल्ड लेबर एक्ट
कौन सा है, 1986 था, बाद में अमेंड होकर 2016 में आया। तो ये तो आपके हुए कानून लेवल पर लेजिस्लेशन चेंजेस जो है या उनको अडोप्ट किया गया एज़ पर द UNCRC प्रोविजंस। इसके अलावा प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ICDS स्कीम है, दैट इज़ फोकस ऑन द न्यूट्रिशन एंड अर्ली एजुकेशन, आंगनबाड़ी के माध्यम से एजुकेशन के लिए अगेन राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया बच्चों के लिए। तो ये प्रोविजन आपके जो डिफरेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में इसको अडोप्ट किया गया, इसको रेटिफाई किया गया। क्लियर है? बोलिए। यस सर। सर तो ये जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एक्ट भी तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ही माना जाए। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते, मतलब एक ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, और भी हैं जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉर चिल्ड्रन, उसको भी लाया गया। राइट टू एजुकेशन है, जुवेनाइल जस्टिस केस प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015 वो भी इसके अंदर है, पॉक्सो एक्ट है, और भी कई बहुत सारे एक्ट हैं। ये तो मैंने कुछ ऐसे एक्ट लिख दिए। ओके, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ओके, इस एक्ट के अंदर इसको थोड़ा समझ लेते हैं, एग्जाम में आता है थोड़ा डिटेल में, और उसके बाद जो अमेंड हुआ है उसको भी समझेंगे। इस एक्ट के अंदर दो कैटेगरी की गई हैं बच्चों की ऑफ चिल्ड्रन। एक तो वो बच्चे हैं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ओके, जैसे कि किसी बच्चे के द्वारा कोई क्राइम कर दिया गया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर कर दिया गया है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, पहली वाली कैटेगरी के अंदर, चिल्ड्रन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। दूसरे कैटेगरी है बच्चों की, दैट इज द चिल्ड्रन इन द नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये दूसरी कैटेगरी है जिनको वास्तविक असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे ऑर्फन्स हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि अबेंडेंट चिल्ड्रन हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं, या फिर ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार से अफेक्टेड हैं, ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की, तो ऐसे बच्चे, वो सभी के सभी जिनको वास्तविक केयर एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, वो दूसरी कैटेगरी है। तो दोनों कैटेगरी को इस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो है जो कि किसी प्रकार से क्राइम करते हैं, तो वो आएंगे आपके क्रिमिनल, आपके चिल्ड्रन इन दी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। क्लियर? जुवेनाइल, यहाँ पर जुवेनाइल की एज कितनी होती है? जुवेनाइल को यहाँ पर ऐड किया गया है। जुवेनाइल कितना एज होता है? बिलो द एज ऑफ 18। ओके, लेकिन अगर जुवेनाइल 18 ईयर का नहीं हुआ है, फिर भी अगर उसके द्वारा कोई हीनियस क्राइम किया जाता है, तो ऐसे केस में ओके उस पर जो ट्रायल होगा वो एज ए अडल्ट की तरह ही होगा। अगर किसी व्यक्ति की मतलब बच्चे की उम्र 16 साल और 18 साल के बीच में है, ठीक है, अगर क्राइम उसके द्वारा कोई हीनियस क्राइम किया जाता है, तो फिर बच्चे को जो है कंसिडर किया जाएगा एज ए अडल्ट। वो डिपेंड करेगा कि जो बॉडी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वो असेसमेंट करेगी, चेक करेगी कि बच्चा कितना मैच्योर है या नहीं है, उसको बेसिस पे फिर ट्रायल होगा। क्लियर? तो ये आपके दो कैटेगरी हैं सबसे पहले। उसके बाद आता है तीसरा बॉडी। एक है आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जी बोलते हैं, और दूसरा है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बोलते हैं CWC।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या काम होता है? बताइए। सर वो जो मतलब मोटा मोटी बोले तो जो चिल्ड्रन विद कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उनको देखती है, और चाइल्ड वेलफेयर जो चिल्ड्रंस इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन उसके लिए। ठीक है। बेसिकली जो भी है मतलब आपका जो चाइल्ड वेलफेयर का पहला आपका जैसे ये वाला है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। तो जो भी उनका बच्चों का रिहैबिलिटेशन करना है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के द्वारा क्राइम किया जाता है और उसने क्राइम वास्तव में किया है, तो फाइनल वर्डिक्ट होने के बाद फिर उसको रिहैबिलिटेशन की कोशिश की जाती है, बजाय कि उसको हम जेल में रखें अलग तरीके से। ओके, तो ये काम होता है स्पेशली जो है आपका जुवेनाइल दैट इज़ इन दी कन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसको फोकस करता है। और दूसरा आपका जो है CWC, इसका काम होता है कि बच्चों को रेस्क्यू करना, जैसे कि चाइल्ड लेबर का केस है, या बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड कराना जो कि बेघर बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है। ओके, तो CWC के द्वारा शेल्टर होम प्रोवाइड किए जाते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करना, ये सभी के काम CWC में आते हैं। क्लियर? JJB, repeat once, sir, please. See, JJB. JJB basically focus on the rehabilitation. Okay, so like for example किसी बच्चे के द्वारा कोई क्राइम किया गया है, तो उसको आपका JJB के माध्यम से, इसके बॉडी है इसमें आपका जो मजिस्ट्रेट होता है, बाकी के और भी सोशल वर्कर होते हैं जो कि ऐसे बच्चे जिनके द्वारा कोई क्राइम किया गया है, तो ऐसे केसेस को वो हैंडल करते हैं, देखते हैं। ओके, वास्तव में अगर क्राइम किया गया है, वो कन्विक्ट होता है, तो उसके बाद भी बच्चों को किस प्रकार से रिहैबिलिटेट करना है। क्योंकि अगर हम बच्चे को डायरेक्टली जेल में डाल देंगे जहाँ पर बाकी वयस्क एडल्ट रहते हैं, तो हो सकता है और बड़ा जो है क्राइम करना स्टार्ट करते हैं बाद में फ्यूचर में, कि जैसा माहौल मिलता है वैसे बच्चे बन जाते हैं। तो उनको रिहैबिलिटेट करना रादर देन पनिशमेंट, और वो आपका केस आता है JJB के अंदर। दूसरा आपका CWC का फोकस होता है कि किस प्रकार से बच्चों को रेस्क्यू करना, लाइक जो जिनके घर नहीं है या उनको घर प्रोवाइड कराना, या बाकी तरीके से आता है आपके CWC के अंदर। फॉस्टर केयर, इसमें आपका इसको फर्दर और अगर हम देखें कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आगे फॉस्टर केयर एंड अडॉप्शन। ओके, जैसे मान लीजिए जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, तो फॉस्टर केयर इनकरेज किया जाता है उन बच्चों को। और जो कारा का काम होता है, कारा क्या है बताओ? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ओके, चिल्ड्रन और मतलब जो अडॉप्ट होते हैं वो तो उनके लिए होती है। हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए लीगल प्रोसेस के माध्यम से बच्चों को अडॉप्शन के लिए ये आपका संस्था ये अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, कारा को थोड़ा देख लेते हैं, क्या से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। कारा को बनाया गया, स्टार्ट कब किया? 1990 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, फिर बाद में आपका जे एक्ट आया, ये जो एक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2015 में, उसके अंदर उसको स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से बनती है, दैट इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इनके पास लीगल पावर होती है एंड दैट इज़ वेरी बाइंडिंग, दैट इज़ कॉल्ड कारा। कारा का काम क्या होता है कि गाइडलाइंस तैयार करना, ठीक है, प्रोसीजर तैयार करना फॉर द एडॉप्शन। ठीक है, और जो भी देश भर में जितने भी बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, तो उनका पूरा डेटा जो है इनके पास रहता है। ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग करना लगातार, अडॉप्शन के बाद भी देखा जाता है, डिफरेंट ये एजेंसी होती हैं, मॉनिटर करती हैं कि किस प्रकार के अडॉप्शन के बाद बच्चे की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, उसको मैनेज करना, देखना कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना अडॉप्शन का, उसको मैनेज करना कारा के द्वारा किया जाता है। ओके, तो वो भी आपका जे एक्ट के अंदर आता है, कि जे एक्ट के माध्यम से ही उसको ऑटोनोमस जो है बॉडी बनाया गया था। तो बाकी जो जैसे मैंने सेकंड वाला में डिस्कस कर रहा था CWC, फॉस्टर केयर एंड एडॉप्शन का प्रोसेस भी इसी के माध्यम से फर्दर कारा के माध्यम से किया जाता है। क्लियर?
बोलिए, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो अगर इनकेस आए तो प्लीज़ ध्यान रखना कि कारा का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या किस प्रकार की बॉडी, कब इसको बनाया गया और किस एक्ट के अंदर इसको जो है पावर मिली है। जे एक्ट 2021, ये जो अमेंडेड एक्ट है 2015 में पहले जो हम लोग डिस्कस किए हैं, फिर उसके बाद 2021 में लाया गया। ओके, अब इसमें क्या अमेंडमेंट हुए, क्या क्या चेंजेस हुए जो कि पहले वाले एक्ट में नहीं थे, या उसमें कोई उस एक्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको लेकर के उन्होंने इसमें नए प्रोविजंस को लाया। क्या प्रोविज़न है तो लोग बताइए, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द 2015 एक्ट। ओके, पहले जो आपका फाइनल अडॉप्शन हुआ करता था, अडॉप्शन ऑर्डर जो जारी किया जाता था कोर्ट के द्वारा, राइट, 2020 की जो बिल आएगा, जो एक्ट बना, उसमें जो अडॉप्शन ऑर्डर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्लियर? पहला ये। दूसरा है कि जो दोनों कमेटी है आपका चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CWC है, ये दोनों की दोनों अभी मॉनिटर की जाती हैं DM के द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा इस एक्ट के अंदर जो क्राइम को डिफाइन किया गया था, 3 टाइप्स ऑफ क्राइम, उनमें बदलाव किया गया है। पहले क्या था कि हीनियस क्राइम में मिनिमम 7 ईयर की पनिशमेंट मिलता था। उसके बाद दूसरा क्राइम आपका सीरियस क्राइम में 3 से लेकर 7 साल तक, और एक और था पिटी क्राइम, छोटे मोटे क्राइम किए जाते हैं तो 3 साल से कम तक की सज़ा थी। इसको चेंज कर दिया गया एक्ट इन 2021। चूँकि इसमें आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम आपका पनिशमेंट है 7 ईयर का, और मिनिमम का ऐसे कैटेगरी किस में आप डालेंगे, दोनों में आएगा नहीं, क्योंकि ये आपका 3 से 7 है और ये 3 से कम का है। तो इसमें इन्होंने जो है इसको हटा करके इसको हम कंसिडर करेंगे एज ए सीरियस ऑफेंस। ओके, नया रूल कैटेगराइज किया है ऑफेंस का कि नो मिनिमम सेंटेंस अगर प्रेस्क्राइब की गई है ऑफेंस में, तो फिर वो किस में आएगी, इन दोनों में तो आ नहीं सकती। तो 7 तो आपका ये हो गया हीनियस क्राइम के लिए, और उसके बाद सीरियस क्राइम के अंदर बाकी सभी केसेस होंगे जिनमें 7 साल से कम की सज़ा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये अगर वैसे तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं ये वाला, अगर इन केस आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले जो तो प्रोविज़न है, जो कैटेगरी है, उसको उन्होंने हटा करके डायरेक्ट बोल दिया है कि ये बाकी के जो ऑफेंस होंगे दैट विल कंसिडर अंडर द सीरियस ऑफेंस अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, JJ एक्ट। नेक्स्ट है आपका पॉक्सो एक्ट 2019, ये अमेंडेड है आपका, इससे पहले आया था 2012 में। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसमें क्या प्रोविज़न है नए? सर इसमें मतलब 18 साल से जो कम है उनको अगर किसी भी वो चाहे लड़का हो लड़की हो, वीडियोग्राफी, पोर्नोग्राफी या ये सब दिखाया जाता है, वो सेक्सुअली ऑफेंस के अंदर आता है। ठीक है, सभी फिजिकल टच। एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला आपका जो है प्रोविज़न दैट इज़, यहाँ पर उन्होंने पनिशमेंट को इनहेंस कर दिया है, बढ़ा दिया है पनिशमेंट को। पहला केस बनता है आपका
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इस केस में मिनिमम जो पनिशमेंट था ऑन दी चिल्ड्रन ऑफ एज 6, जिस बच्चे की उम्र 16 साल है, 16 साल से कम है, तो उसमें 7 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया, इवन 20 साल तक रहेगा। और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ पनिशमेंट। दूसरा केस होता है अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अग्रेवेट का मतलब होता है कि जैसे कि जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल पुलिस है या फिर टीचर है, इवन फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो वाला केस आपका सेकंड वाले केस में आता है। ओके, या फिर किसी प्रकार से नेचुरल कैलेमिटी होती है, उसमें किसी प्रकार से ऐसा अपराध किया जाता है बच्चों के अगेंस्ट में, तो वो सभी के सभी केसेस सरकमटेंसेस आते हैं आपका अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर। ठीक है, तो जो मिनिमम पनिशमेंट है इसमें उसको 10 साल से 20 साल कर दिया है, और मैक्सिमम पनिशमेंट तो आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी भी है, डिपेंड ऑन द केस, केस किस टाइप का है उसके अनुसार। तो ये 2 केस में जो है पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। ये दोनों क्लियर है? यस सर। और दूसरा इसमें दूसरा प्रोविज़न जो है, जो आप बात कर रहे थे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड फोनोग्राफी, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल बना दिए हैं पनिशमेंट के लिए। ओके, तो इसमें इन केस चाइल्ड फोनोग्राफी मतलब यहाँ पर है कि किसी प्रकार से इसमें अगर जो है आपका पनिशमेंट दिया जाएगा दैट इज अप टू दी 5 ईयर और उससे ज़्यादा। अगर इस प्रकार का इवेंट या एक्ट किसी के बार बार किया जाता है, सेकंड टाइम या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है, तो पनिशमेंट 7 साल तक है, 7 साल प्लस फाइन। ओके, और इसमें क्या ये वाला एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न और है कि ये आपका जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल प्रोविज़न का मतलब हुआ कि दैट इज़, इसमें कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी अ मेल चाइल्ड हो सकता है, फीमेल हो सकता है, इवन ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। वो तीनों को जो है इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर दिस एक्ट। सो दैट इज़ जेंडर न्यूट्रल प्रोविज़न इन 2019 पॉक्सो एक्ट। तो ये कुछ प्रोविज़न थे जो कि नए हैं या बोल सकते हैं अमेंडेड हैं, चेंजेस हुए हैं। क्लियर? बोलिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, कुछ कानून लेजिस्लेशन दैट इज दी रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज। कौन कौन से एक्ट हैं? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, इसको बोलते हैं शारदा एक्ट। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट चाइल्ड 2006। हाँ, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1976 भी है। इसमें क्या है, एज चेंज कर दिया गया था, वो बताते हैं। और तीसरा आप जो बोल रहे हैं प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ओके, तो शारदा एक्ट के अंदर कितना एज था? गर्ल्स के लिए 14 साल और बॉयज़ के लिए 18 साल। और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर 14 से कर दिया गया था 18, 18 से 21। एंड प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसके अंदर कितनी है आपका? 18 और 21। तो ये कुछ हैं आपके एक्ट। इनकेस अगर देखो एग्जाम में अगर वो डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसे पूछ लेते हैं मैच द फिल्म कराने के लिए या मल्टीपल दे देते हैं एक्ट।
या फिर ईयर पूछ लेते हैं, तो एटलीस्ट ईयर आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। फर्दर जो जितने भी बचे चैप्टर आपके वो इवनिंग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इवनिंग में जो आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक हैं जो कि बर्निंग टॉपिक बोल सकते हैं, एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग शाम को डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें यूनिट 10 में, अब इसमें एक्चुअली सब कुछ तो मैंने नहीं कवर किया, जो जो जैसे कि एक्ट है उनके ईयर तो याद आपको ही करना पड़ेगा, तो उनको आप देख लेना एक बार, सो दैट कि कल तक तो याद रहे, एग्ज़ाम तक रहे। ओके, तो इनको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो जो एक्ट इंपॉर्टेंट थे, जिनको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, या जो बार बार आते हैं PYQ में भी, उनको मैंने कवर कर दिया है सभी को। और बाकी के जो आपके चैप्टर बचे हैं उनको हम लोग शाम को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।